नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1740 ईस्वी में पार्ट ए में टॉपिक मंगोल और सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे। मंगोल आक्रमण और सुल्तानों की उत्तर पश्चिमी सीमा नीति। जब तक यूरोपीय जातियों ने समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश नहीं किया, तब तक भारत की सीमाओं में प्रवेश करने के मार्ग उत्तर पूर्व अथवा उत्तर पश्चिम से ही थे। उत्तर पूर्व में हिमालय, असम के पहाड़ और जंगल तथा भारी वर्षाग्रस्त क्षेत्र ने भारतीय सीमाओं को बड़ी मात्रा में सुरक्षा प्रदान की। इसके अतिरिक्त तिब्बत अथवा बर्मा में किसी शक्तिशाली एवं विस्तारवादी साम्राज्य की अनुपस्थिति ने भी संपूर्ण मध्य युग में भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखा। परंतु भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की स्थिति इससे पृथक रही। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश के पहाड़ों में खैबर, बोलन, कुर्रम, टोची, गोमल के दर्रे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा ईरान जैसे दूरस्थ प्रदेशों से संपर्क की सुविधा प्रदान करते थे। स्थल मार्ग से विदेशों से व्यापार करने के मार्ग यही थे। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को भी यही मार्ग प्रदान करते थे। मध्य युग तक भारत पर इसी दिशा में आक्रमण हुए। मध्य एशिया और उससे भी दूरस्थ प्रदेशों में हुई राजनीतिक हलचलें भी इन आक्रमणों का कारण बनी। इन प्रदेशों में समय समय पर बर्बर, अर्धसभ्य अथवा सभ्य जातियों के शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण एवं उत्थान हुआ। उनकी बढ़ती हुई शक्ति भारत की सीमाओं से टकराई। उन्होंने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया। ईरानी, यूनानी, हूण, शक, यूची, कुषाण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को उत्तर पश्चिमी सीमा से ही भारत में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। उन्हीं में से एक जाति मंगोल थी, जिसने दिल्ली सल्तनत के युग में भारत पर निरंतर आक्रमण किए और दिल्ली सुल्तानों की राजनीति को प्रभावित किया। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निकट घास के मैदान के निवासी थे। वे एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं को पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार का मांस खाते थे। साधारणतः एक मंगोल अत्यधिक आलसी होता था, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह कठिन परिश्रम कर सकता था। एक मंगोल निरंतर 40 घंटे तक घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा कर सकता था। उसमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि वे माँ का सम्मान करते थे। उनके मुख्य शौक घुड़सवारी, शिकार और शस्त्र दमन थे। ये विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे, जिनमें परस्पर शत्रुता रहती थी। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द एक्यूसेड दोनों नामों से पुकारा गया है। उसके पिता चगताई बहादुर ने तेमुचिन की मां को एक अन्य सरदार से छीना था और मंगोल परंपरा के अनुसार वह उसकी जायज पत्नी नहीं थी। तेमुचिन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे उसकी माँ, भाई और एकमात्र बहन को प्रतिदिन मजदूरी करके अपना भरण पोषण करना पड़ा। यही तेमुचिन, जिसके बारे में यह विश्वास किया गया था कि वे रक्त रंजित हाथों को लेकर पैदा हुआ था। इतिहास में चंगेज खां के नाम से विख्यात हुआ और उसने संसार में सबसे बड़े मंगोल साम्राज्य की नींव डाली। चंगेज खां ने आलसी और असभ्य मंगोल जाति को एक राष्ट्र में संगठित कर दिया। उसने उन्हें एक शक्तिशाली सैनिक अभ्युदय में परिवर्तित किया और पहली बार उनके समाज, न्याय, दंड व्यवस्था आदि के नियम बनाए। अपने समय में ही उसने चीन के अधिकांश भाग, रूस के दक्षिणी भाग, मध्य एशिया, टर्की, पर्सिया और अफगानिस्तान के प्रदेशों को जीतकर एक महान साम्राज्य स्थापित किया। तुर्किस्तान का ख्वारिज्म साम्राज्य तथा बगदाद के खलीफा का राज्य और सम्मान उसके सम्मुख
धूल में मिल गए। चंगेज खां अपने जीवन में अपराजित रहा और जहाँ जहाँ भी वे गया शक्तिशाली से शक्तिशाली शासक और राज्य उसकी शक्ति, भय एवं आतंक के एक झटके से ही खंडित हो गए। जहाँ जहाँ भी मंगोल गए उन्होंने संपूर्ण जनता और सभ्यता के सभी चिन्हों को नष्ट कर दिया। साइक ने लिखा है कि इतिहास में भयंकरता और गंभीर परिणामों की दृष्टि से मंगोल आक्रमण की तुलना किसी अन्य आक्रमण से नहीं की जा सकती। एक लंबे समय तक संपूर्ण एशिया और यूरोप में मंगोल आक्रमणों का भय व आतंक व्याप्त रहा। मंगोलों की शक्ति का मुख्य आधार उनकी घुड़सवार सेना थी। अकस्मात आक्रमण करना। मंगोलों की शक्ति का मुख्य आधार उनकी घुड़सवार सेना थी। अकस्मात आक्रमण करना, द्रुत गति से पीछे हटना, पुनः पलटवार आक्रमण करना और दौड़ते हुए घोड़ों की पीठ पर बैठे रहकर पीछा करते हुए शत्रुओं पर पीठ से के पीछे भी तीव्रता से तीर चलाते रहना उनकी मुख्य विशेषता थी। मंगोलों की एक मुख्य विशेषता उनकी गतिशीलता थी। उनके साथ अधिक सामान नहीं होता था और संपूर्ण सेना एक एक दिन में या रात्रि में 20-20 मील या उससे भी अधिक आगे या पीछे हो जाती थी। उनके मुख्य शस्त्र एक भाला, घुड़सवारों की घोड़ों की पीठ पर खींचने के लिए कांटा, तीर कमान और तलवार थे। चंगेज खां के नेतृत्व ने उन्हें बहुत अच्छा संगठन और नेतृत्व प्रदान किया तथा विभिन्न जातियों से युद्ध करते हुए उन्होंने विभिन्न युद्ध शैलियों का अनुभव प्राप्त कर लिया, जिसके कारण चंगेज खां के समय में मंगोल अजेय बन गए और उसके पश्चात भी 14वीं सदी तक एशिया और यूरोप में आतंक का कारण बने रहे। ऐसी कट्टर युद्धप्रिय, क्रूर और विश्व विजेता जाति से दिल्ली सल्तनत को संकट उपस्थित हुआ। भाग्य से भारत पर मंगोलों के आक्रमण उस समय में नहीं हुए जबकि वे अपनी शक्ति की चरम सीमा पर थे, अन्यथा संभवतया दिल्ली सल्तनत और भारत पर तुर्कों की विजय नष्ट हो जाती। मंगोल आक्रमण का भय सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश के समय तब उत्पन्न हुआ जब इराक के युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ स्वयं चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया। उसने जलालुद्दीन मांगबरनी द्वारा भेजे गए राजदूत का वध करा दिया तथा जलालुद्दीन की सहायता और शरण देने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में चंगेज खां ने सिंधु नदी को पार कर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश करने का विचार नहीं किया और वे अपनी सेना के एक भाग को जलालुद्दीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए छोड़कर वापस चला गया। सुल्तान रजिया ने भी मंगोलों के प्रति अपने पिता द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण किया। जलालुद्दीन द्वारा छोड़े गए गजनी और बामियान के सूबेदार मलिक हसन कारलगू को उसने मंगोलों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार मंगोलों की शत्रुता से अपने राज्य को बराबर बचा कर रखा। रजिया की मृत्यु के उपरांत संभवतया मंगोलों और दिल्ली सल्तनत का व्यावहारिक समझौता नष्ट हो गया तथा मंगोलों ने सिंधु नदी को पार करके पंजाब में प्रवेश किया। 1241 ईस्वी में बहादुर ताहिर के नेतृत्व में मंगोलों ने लाहौर को लूटा और ध्वस्त किया। 1247 ईस्वी में सल्ली बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों ने एक आक्रमण मुल्तान पर किया। वहां से बहुत से धन लेकर उन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया और वहां से भी पर्याप्त धन लूटकर वापस चले गए। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय में भी मंगोलों ने विभिन्न आक्रमण किए। उस समय वे संपूर्ण मुल्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब मंगोलों के हाथ से चला गया था और नासिरुद्दीन अथवा उसके नायब बलबन ने इन प्रदेशों को मंगोलों से छीनने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि मंगोल नेता हलाकू से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और राजदूतों का आदान प्रदान किया। जब बलबन ने स्वयं सुल्तान बना तब उसने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। उसी समय मिस्र में हलाकू की पराजय ने मंगोल शक्ति को एक बड़ा धक्का पहुंचाया, जिसके कारण उनके आक्रमणों की विशेषता कम हो गई। इससे बलबन को लाभ हुआ और उसने लाहौर को जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उसने सीमा पर किलों की एक कतार बनाई, प्रत्येक किले में स्थायी रूप से एक बड़ी सेना रखी और योग्य सरदारों को सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक उसकी सीमा की सुरक्षा का भार उसके चचेरे भाई शेर खां को दिया गया, जिसे कुछ इतिहासकारों ने एक महान योद्धा बताया है, और उसे मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध कई युद्धों
में सफलता प्राप्त करने का श्रेय प्रदान किया है, परंतु डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार उसका नाम किसी भी महत्वपूर्ण युद्ध में नहीं आया और उसकी वफादारी संदेहजनक थी, जिसके कारण बलबन ने उसे जहर देकर मरवा दिया। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र शहजादा मोहम्मद और सुनम, समाना तथा उच्च का क्षेत्र शाहजादा बुगरा खां के संरक्षण में दिया गया तथा प्रत्येक शहजादा के साथ 18,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना रख दी गई। जब बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, तब शाहजादा मोहम्मद ने संपूर्ण सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। शाहजादा मोहम्मद ने कई मंगोल आक्रमणों को विफल किया, परंतु अंत में 1286 ईस्वी में अचानक मंगोल सेना द्वारा गिर जाने के कारण वे मारा गया। उसके पश्चात केकुकाबाद को सीमा रक्षक नियुक्त किया गया। केकुकाबाद योग्य नहीं था, परंतु फिर भी 2 बार हुए मंगोलों के आक्रमण ने लूटमार के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत को अधिक क्षति पहुंचाने में सफलता नहीं पाई। बलबन के अंतिम समय में जलालुद्दीन खिलजी को सीमा रक्षक का पद दिया गया, जो मंगोलों के साधारण आक्रमणों को रोकने में सफल रहा। इस प्रकार बलबन ने मंगोल आक्रमण के विरुद्ध कुछ ठोस कदम उठाए और सफलता प्राप्त की। संभवतया इसका एक कारण मंगोलों की स्वयं की दुर्बलता थी, जो मिस्र में हलाकू की पराजय के कारण उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त इस समय में मंगोलों के आक्रमण लूटमार तक ही सीमित रहे। उसका उद्देश्य दिल्ली राज्य की सीमाओं को जीतना नहीं था। फिर भी तथाकथित गुलाम शासकों ने के संपूर्ण समय में अधिकांशतः व्यास नदी मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के राज्य की सीमा रेखा रही। बलबन भी लाहौर को अपने अधीन करने के अतिरिक्त मंगोल क्षेत्र में बढ़ने का साहस नहीं कर सका। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के समय में हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों की एक बड़ी सेना ने पंजाब पर आक्रमण किया और सुनम तक पहुंच गया। स्वयं जलालुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिए सिंधु नदी के तट तक गया था। बर्नी के कथानुसार जलालुद्दीन मंगोलों को परास्त करके वापस जाने के लिए बाध्य किया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। छुटपुट के आक्रमणों ने जलालुद्दीन को सफलता मिली और जब मंगोलों की एक बड़ी टुकड़ी ने सिंधु नदी पार करके जलालुद्दीन पर आक्रमण किया, तब उसे विफल कर दिया गया और बहुत से मंगोल पदाधिकारी कैद कर दिए गए। उसके पश्चात संधि की बातचीत हुई जो जलालुद्दीन के लिए अधिक सम्मानजनक नहीं थी। जलालुद्दीन ने मंगोलों को अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। चंगेज खां के एक वंशज उलुग खां ने अपने 4,000 समर्थकों के साथ भारत में रहने का निश्चय किया और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। मंगोल सेना वापस चली गई। जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलुग खां के साथ कर दिया और उसे तथा उसके साथियों को दिल्ली के निकट बसने की आज्ञा दे दी। ये मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत पर मंगोलों ने भीषणतम आक्रमण किए। यद्यपि चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया था और पारस्परिक युद्धों के कारण मंगोलों की शक्ति पहले की तुलना में बहुत दुर्बल हो गई थी, तथापि मंगोल एशिया में एक बड़ी शक्ति थे। उस समय गजनी और काबुल उनके अधीन थे, जिनको आधार बनाकर वे भारत पर सुविधा से आक्रमण कर सकते थे। उस समय भारत पर उसके विभिन्न आक्रमणों के उद्देश्य केवल लूट मार कर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारत विजय अथवा बदले की भावना से आक्रमण किए। 1297-98 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में 1 लाख की संख्या में एक सेना ने पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर के निकटवर्ती क्षेत्रों को लूटना प्रारंभ किया, परंतु अलाउद्दीन के द्वारा भेजी गई दिल्ली की सेना ने जफर खां और उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों को जालंधर के निकट परास्त किया। प्राय 20,000 मंगोल युद्ध में मारे गए तथा अनेक पदाधिकारी, अनेक स्त्री, सैनिक और बच्चे पकड़कर दिल्ली भेज दिए गए। 1299 ईस्वी में सलादी के नेतृत्व में मंगोलों ने दूसरा आक्रमण किया, परंतु जफर खां ने उन्हें परास्त कर दिया और सलादी तथा अनेक मंगोलों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। 1299 ईस्वी में सलादी तथा मंगोलों 1299 ईस्वी में ट्रांसआक्सियाना के मंगोल शासक दवा खां ने अपने पुत्र कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना को सलादी की पराजय और मृत्यु का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करने को भेजा। इस बार वे अलाउद्दीन से युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर आए थे।
इस कारण मार्ग में बिना समय नष्ट किए हुए दिल्ली के निकट पहुंच गए। किल्ली के मैदान में अलाउद्दीन ने उनसे युद्ध किया। अलाउद्दीन को की दृढ़ता और जफर खां के शौर्य से पहले दिन युद्ध में मंगोल पराजित हो गए। जफर खां युद्ध में मारा गया था, परंतु मंगोल पहले दिन के युद्ध में ही मंगोल पराजित हो गए मारा गया था, परंतु मंगोल रात्रि को ही 30 कोस वापस लौट गए और तत्पश्चात भारत से चले गए। मंगोलों का चौथा आक्रमण उस समय हुआ जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के युद्ध में से वापस लौटा था और उसकी एक बड़ी सेना तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए गई थी। मंगोल नेता तारगी ने 1,20,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी और मंगोलों ने उसे घेर लिया, परंतु 2 महीने के घेरे के पश्चात विफल होकर मंगोल दिल्ली की सड़क और उसके निकट क्षेत्रों को लूट मार कर वापस चले गए। इस आक्रमण ने अलाउद्दीन को सचेत कर दिया। उसने सीरी के किले को सुदृढ़ किया, उसी को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली के किले की मरम्मत कराई, उत्तर पश्चिमी सीमा के पुराने किले की मरम्मत कराई, कुछ नवीन किले बनवाए, उन किलों में स्थायी सेना रखी तथा सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए एक पृथक सेना और एक पृथक सूबेदार सीमा रक्षक नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी सेना की संख्या बढ़ाई और उसमें नवीन सुधार किए। 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में मंगोलों की सेना ने पुनः आक्रमण किया। पिछले आक्रमण का नेता तारगी भी उनके साथ सम्मिलित हो गया। सीमा के किलों को छोड़ते हुए मंगोल अमरोहा तक पहुंच गए। मलिक काफूर और गाजी मलिक ने वापस लौटती हुई मंगोल सेना पर आक्रमण किया। तारगी एक युद्ध में पहले ही मारा जा चुका था और इस अवसर पर अली बेग और तारताक को बंदी बना लिया तथा उनके सिरों को काटकर सीरी के किले की दीवार में चिनवा दिया गया। इस युद्ध के पश्चात गाजी मलिक को सीमा रक्षक बनाया गया। 1306 ईस्वी में अली बेग और तारताक की मृत्यु का बदला लेने के लिए मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। उनकी एक सेना कबक के नेतृत्व में मुल्तान होती हुई रावी नदी की ओर बढ़ी। मलिक काफूर ने कबक को रावी के तट पर परास्त करके कैद कर लिया और उसके पश्चात नागौर की ओर बढ़ती हुई सेना पर आक्रमण किया। मंगोलों की वहां पर भी पराजय हुई और भाग गए। कबक के साथ साथ प्राय 50,000 मंगोलों को पकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां पुरुषों का कत्ल कर दिया गया और स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाकर भेज दिया गया। यह अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का अंतिम आक्रमण था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। 1307 ईस्वी में दवा खां की मृत्यु हो जाने के कारण मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। 1307 ईस्वी में दवा खां की मृत्यु हो जाने के कारण मंगोलों की आक्रमणकारी शक्ति दुर्बल हो गई और अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में भारत पर मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। अलाउद्दीन का सैन्य संगठन और सीमा की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयत्न इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरदायी थे। फरिश्ता तथा बरनी के कथानुसार सीमा रक्षक मलिक गाजी ने काबुल, गजनी और कांधार तक आक्रमण किए तथा मंगोलों की सीमा के अंतर्गत क्षेत्र में लूटमार की और कर वसूल किया, जिसके कारण मंगोलों की आक्रमणकारी शक्ति नष्ट हो गई। अलाउद्दीन के पश्चात मंगोलों के बहुत गंभीर आक्रमण नहीं हुए। गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुए आक्रमण को विफल कर दिया गया। मोहम्मद तुगलक के समय में 1327 ईस्वी में मंगोल नेता तारमासिरिन मुल्तान तथा लाहौर से लेकर बंदायूं और मेरठ तक लूटमार की। इसामी के अनुसार मंगोलों को मेरठ के निकट परास्त करके वापस जाने के लिए बाध्य किया था, परंतु फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को बहुमूल्य भेंट देकर वापस भेज दिया था। उसके पश्चात भारत पर मंगोलों के आक्रमण नहीं हुए। मध्य एशिया के मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और तुर्की नेता तिमूर ने वहाँ एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करके मुगल प्रभाव को नष्ट कर दिया था। इस कारण जबकि 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थिति बहुत दुर्बल थी, तब भी भारत मंगोल आक्रमण के भय से मुक्त रहा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के समय हुए सभी मंगोल आक्रमण असफल हुए और वे लूटमार के अतिरिक्त भारत का अधिक हानि नहीं पहुंचा सके। वे भारत के किसी भी भाग पर स्थायी अधिकार करने में सर्वथा असफल रहे। मंगोलों की इस असफलता के विभिन्न कारण थे। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और उसके बाद मंगोलों की एकता नष्ट हो गई।
मध्य एशिया के मंगोलों ने चीन के मंगोल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। ऐसी स्थिति में भारत पर मंगोलों के आक्रमण उनके महान खानों शासकों के द्वारा नहीं बल्कि मुख्यतः ईरान के इल खानों द्वारा अथवा ट्रांसआक्सेना के चगताई खानों में भी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता थी। दवा खान ने, जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निरंतर सेनाएं भेजी थी, मध्य एशिया में प्राय 40 युद्ध किए थे। इस कारण मंगोलों की शक्ति के विभक्त हो जाने और उनकी पारस्परिक शत्रुता ने उन्हें दुर्बल बनाया तथा भारत जैसे दूरस्थ प्रदेशों में उन्हें सफलता के योग्य नहीं छोड़ा। बाद के समय में मंगोल अपनी गतिशीलता और दृढ़ता को भी खो बैठे। अलाउद्दीन के समय में अनेक स्त्रियों और बच्चों को युद्ध में पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण था कि मंगोलों ने उन्हें अपने साथ युद्ध में लाना आरंभ कर दिया था, जिससे उनकी सैनिक शक्ति पर अवश्य कुप्रभाव पड़ा होगा। इसके अतिरिक्त भारत पर मंगोलों के सर्वाधिक भयंकर आक्रमण हुए उस समय में हुए जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का सुल्तान था, जो स्वयं एक योग्य सेनापति और सैनिक प्रबंधक था तथा जिसने केंद्र पर एक विशाल सेना रखी थी। मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति को प्रभावित किया। उनमें से योग्य सुल्तानों जैसे बलबन और अलाउद्दीन ने बड़ी बड़ी सेनाएं रखी और शक्ति के आधार पर स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना का प्रयत्न किया। सुल्तानों की विस्तारवादी नीति पर भी एक गंभीर प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन के अतिरिक्त दिल्ली का अन्य कोई भी सुल्तान निश्चित होकर भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतकर अपनी सेना के अधीन करने का प्रयत्न नहीं कर सका। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मंगोल आक्रमणों ने इस युग की राजनीति को प्रभावित किया। तो ये हमने मंगोल और दिल्ली सल्तनत पर हुए आक्रमण के बारे में पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।